तो अभी जो टॉपिक डिस्कस हुए हैं उन टॉपिकों में आपके जो मोटे मोटे सवाल हों वो आप हमसे अभी डिस्कस कर सकते हो। मोनोक्रॉपिंग में, इंटरक्रॉपिंग में, मल्टी क्रॉपिंग में, मल्टी लेयर में, ये बातें समझ तो आ गई ना आपको? जी है ना कि पैटर्न ये होते हैं फार्मिंग में काम करने के। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हम लोग काम करते हैं पर समझ नहीं आता कि कर क्या रहे, है ना। तो अगर हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करें ना तो हमें भी पता होता और हम दूसरों को बता भी सकते हैं, है कि नहीं है। और फिर मैनेजमेंट भी बिठा सकते हैं उसमें। सो अभी क्या है ना, फार्मिंग में लोगों ने काम नहीं किया, सो वो जैसे हो रहा है सो चल रहा है। लेकिन हर सेक्टर में काम हुआ तो हर सेक्टर में सिस्टम बना हुआ है हर चीज़ का। फार्मिंग में काम नहीं हुआ सो फार्मिंग का सिस्टम नहीं बना हुआ है। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी कि हम उसे सिस्टम में लेके आए, ठीक है, और सिस्टमेटिक तरीके से करें। सिस्टम में भी लेके आए और सिस्टमेटिक तरीके से करें। सो हम आपको सिस्टम और सिस्टमेटिक दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 तरह के ही पैटर्न हैं, चाहे आप जो भी कर लो। उसमें हज़ारों फसलें हैं पर पैटर्न 5 ही हैं, ठीक है। अब कौन सी फसल किस पैटर्न पे लगा सकते हो सो उसके एक्सपेरिमेंट हैं। सो वो एक्सपेरिमेंट करके हमने कागज़ में मॉडल के रूप में उतार दिए हैं आपके लिए, ठीक है। सो बहुत आसान हो गया है, ठीक है। अब बस केवल इतना है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, किस पैटर्न को वो समझना है। सो वो अपन प्रैक्टिकल करने वाले हैं, सो क्लियर हो जाएगी बातचीत। तो अभी तक इन पैटर्नों पे आपके कोई सवाल बनते हों सो हम लोग वो कर लेते हैं, फिर लंच के बाद फिर हम लोग इरिगेशन के सिस्टम को समझेंगे। सर टमाटर में पपाया नहीं चलेगा? टमाटर में पपाया चल जाएगा, इंटरक्रॉपिंग में भी चल जाएगा, मिक्स क्रॉपिंग के पैटर्न पे भी चल जाएगा और मल्टी लेयर के पैटर्न पे भी चल जाएगा। सर जो रीच बेट होगी सर, पर मल्टी लेयर में फिर क्या होगा कि डिस्टेंस बदल जाएगी और टाइमिंग बदल जाएगी और लेयर में फिर 2 लेयर में ही हो पाएगा। अच्छा हाँ सर, हमने डिफरेंट मॉडल 3 लेयर में हो जाएगा, सॉरी 3 लेयर में तक हो जाएगा। डिफरेंट मॉडल में रिच बेड्स देखे हम्म, तो जो रिच बेड का हाइट, वेट और जो डिस्टेंस है बीच का, तो ये कैसे डिसाइड करें? अगर हमारा कुछ बना रहे अभी मोटा मोटा है तो हमने देख लिया कि 2 फीट 5 फीट का डिस्टेंस है, तो ये डिसाइड कैसे करें बराबर? अगर अंदाज कैसे लगाए उसको? नहीं वो तो टेप से अपन नाप के ही करते हैं ना। नहीं मतलब अभी जैसे मुझे कितना रखना चाहिए। अच्छा ओके, नहीं वो तो एक आइडियली पैरामीटर है ना। अगर आप ओपन में इंटरक्रॉपिंग या फिर मिक्स क्रॉपिंग या फिर जो है मोनोक्रॉपिंग वेजिटेबल या ग्रेन्स की फसलें उगा रहे हैं तो आप 5x5 का एक आइडियली बेड बना सकते हैं। 5x5 मतलब डिस्टेंस बीच का 5। हाँ 5x5। हाइट उसका कंडीशन डिपेंड ऑन इरिगेशन, आपका इरिगेशन क्या है। अगर मान के चलो ड्रिप इरिगेशन है तो ये लागू होगी बात। अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है, फ्लड इरिगेशन है तो लागू नहीं होगी फिर ये बात। फिर लागू अगर आपको बेड पे ही करना है तो फिर लागू कौन सी बात होगी, बीच का रास्ता निकालते हुए कि 1 फीट चौड़ा बेड बनेगा, आधा फीट की उसके बाद नाली बनेगी, फिर 1 फीट चौड़ा बेड बनेगा, फिर 3 फीट का निकलने का रास्ता होगा, ठीक है, और फिर 1 फीट का बेड, फिर एक आधा फीट की नाली, फिर 1 फीट का बेड। तो 2 जो नालियां होंगी या जो 2 बेड होंगे उन बेडों पर प्लांटेशन होगा, जो बीच में नाली होगी उसमें इरिगेशन होगा, मतलब पानी जाएगा, और जो 3 फीट का रास्ता है उसमें चलने के लिए जगह होगी। जैसे रसायन जो खेती होती है उसमें एनपीके के रेशियो होते हैं खासतौर पर फ्रूटिंग के लिए, तो क्या हम लोगों की इस जैविक में भी कुछ ऐसा सिस्टम रखते हैं कि मतलब इन चीज़ों के लिए ध्यान के लिए? हाँ बिल्कुल रखते हैं कि भाई जो है ना, पहली बात तो ये है कि ध्यान रखने योग्य एक ही बात है कि केमिकल यूज नहीं होना चाहिए। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उनमें एनपीके का रेशियो लोग अपना सेट करते हैं कि अगर फ्लावरिंग हो रहा है तो हमें कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा या नाइट्रोजन का। मुझे इतना उसमें आइडिया नहीं है बट ये पढ़ा था उनके यहाँ टमाटो में खास करके स्टेजेस में ऐसा बताया हुआ है इस समय पे हमें ये इस्तेमाल करना है कि नहीं। देखो वो अलग अलग स्टेज पर क्या होता है, अलग अलग तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब उन तत्वों की रिक्वायरमेंट हम जैविक तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कैसे कर सकते हैं वो हमें आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जैसे गंधक है ना, गंधक किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? गंधक होता है पौधे की चमक के लिए जिम्मेदार, ठीक है। पौधे में जो ग्रेन्स आता है या जो फ्रूट्स आता है उसमें जो पल्प बनता है, गूदा बनता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है गंधक। जैसे गेहूं है फॉर एग्जांपल, तो अंदर का जो आटा है या अंदर का जो भी मटेरियल है गूदा वाला, वो सल्फर उसको बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। लौकी है, लौकी के अंदर जो भी गूदा वाला पार्ट है वो सब सल्फर की वजह से बनता है। कद्दू सल्फर की मतलब जो गूदा वाला पार्ट है वो बनता है सल्फर की वजह से।
पोटास का काम होता है ग्रेन्स में चमक लाने का, ठीक है। सो अब ये आपको कैसे पता चले कि कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये तो अपन नहीं बता सकते हैं, और ये भी नहीं अपन तय कर पाते हैं कि भाई कितनी है रिक्वायरमेंट है और कितनी है। सो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एक आइडल फॉर्मेट पे काम करना पड़ता है। आइडल फॉर्मेट ये है कि कंपोस्टिंग आप जो है उसको फसल लगाने के पहले कंपोस्टिंग करो प्रॉपर, और हर 10-15 दिन के अंतराल में मटका खाद का लगातार प्रयोग करो। तो हर तरह के तत्व हर स्टेज में जब प्लांट्स को चाहिए वो अपने से मिलते चले जाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मान के चलो जैविक में जो सबसे बड़ा हमें फ़ायदा मिलता है, या फिर कहना चाहिए इसके बेनिफिट हैं, वो ये कि अगर मान के चलो कंपोस्टिंग हमने डाल दिया स्टार्टिंग में जब हम फसल बो रहे हैं, ठीक है, सो धीरे धीरे करके अब पता चला कंपोस्ट में सल्फर भी था, पोटास भी था, मैग्नीशियम भी था, कैल्शियम भी था, सारे तत्व थे, लेकिन वो तत्व पौधे को अभी नहीं चाहिए। पौधे को तो अभी चाहिए फास्फोरस, तो डाल तो दिए, लेकिन आपने अभी पोटास तो चाहिए जब ग्रेन बनेगा, जब दाना बनेगा, जब उसमें चमक आने की होगी तब चाहिए वो पोटास, लेकिन डाल दिया आपने बचपन में ही। तो इसमें क्या होगा, ये चीज़ जो है ना मिट्टी के अंदर सुस्त अवस्था में पड़ी रहती है, और जब प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है तो प्लांट अपने से फिर वो उठा लेता है। केमिकल में ये के केस में ये नहीं होता है। केमिकल के केस में ये होता है कि आज अगर आपने फास्फोरस डाल दिया और आज फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है तो आज ही वो फास्फोरस प्लांट्स के काम आएगा, और अगर आज पौधे ने नहीं लिया तो वो फिक्सेशन में चला जाता है, फिक्स एसेट्स के रूप में ज़मीन के अंदर पड़ा रहेगा और वो कोई काम का नहीं रहेगा, उसका फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है। और दोबारा उसको रिलीज़ करने के लिए कार्बन आपको वैल्यू मिट्टी के अंदर बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके फिर वो रिलीज़ होगा मटेरियल, और नहीं तो वो फिक्सेशन उसका होता रहेगा, और फिक्सेशन होते होते ज़मीन के अंदर आपकी एक हार्ड लेयर बन जाएगी जिससे धरती के अंदर पानी भी नहीं जाएगा, और वो मटेरियल के रेसिड्यू हमेशा फिर पड़े रहेंगे मिट्टी के अंदर। सो वो हमेशा मिट्टी को और पर्यावरण को और आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, समझ गए ना। तो केमिकल के केसेस में ये होता है फिक्सेशन का काम, जैविक में नहीं होता फिक्सेशन। जैविक में तो फिक्स तो रहेंगे पर वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जब जो रिक्वायरमेंट प्लांट की होगी वो फिर उठा लेते हैं। केमिकल में नहीं उठा पाते, क्योंकि केमिकल में जो चीज़ें आपको दी जाती हैं वो बॉन्डेड होती हैं, जब मिट्टी में जाती हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं पानी मिलने के साथ ही, और जब एक बार बॉन्ड टूटे तो जितना प्लांट्स को डाइट चाहिए उतना मिल जाता है जितना ले पाया प्लांट्स, और नहीं ले पाया तो वो फिर फिक्सेशन में चला जाता है, फिर दोबारा बॉन्ड बन जाते हैं उसके, और फिर प्लांट्स को कभी नहीं मिलता वो दोबारा, है ना। सो उसके बॉन्ड फिर टूटते कब हैं, जब आप कार्बन वैल्यू मिट्टी में बढ़ाते हो तब, समझ गए ना। तो इसलिए जैविक में आपको स्टार्टिंग में ही सारा बेस मटेरियल दे दिया जाता है, और फिर प्लांट को जब चाहिए तो वो उठाता रहता है। हमारे यहाँ सर जी 2-2 फीट के नीचे जमीन है ना फिक्स हो गई है, हाँ। तो उसके लिए कार्बन डालना पड़ेगा। हाँ, वो बता रहे ना हम आपको, कई तो जो है ना सबसे ज़्यादा ये पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि ज़मीन के अंदर लेयर बन गई है, एसेट्स की लेयर बन गई है, ठीक है। सो वो मतलब पत्थर ही है कुल मिला रोड जैसा हो जाता है। हाँ, बस। तो उसमें कार्बन वैल्यू आप बढ़ाइए, और उससे उसके बॉन्ड भी टूटेंगे, और जितना केमिकल के रेसिड्यू पड़े होंगे वो बूस्ट होके प्लांट्स को फायदा देके और मिट्टी से हट जाएंगे, है ना। सर ये 5 मल्टीलेयर में फॉवर से पानी दे सकते हैं, ड्रिप से ना? हाँ, दे सकते हैं, मिनी फॉगर से, मिस्ट फॉवर से पानी दे सकते हैं। उसमें से टाइमिंग अंतराल क्या पानी देना? चलिए अब इरिगेशन आयरन, हाँ, एक्चुअली जो कैल्शियम वगैरह जम जाता है उसको कैसे हम लोग साफ करें? जो उसको गौमूत्र से कर सकते हो आप, प्योर गौमूत्र आपको चलाना पड़ेगा ड्रिप से, पर थोड़ा मुश्किल होता है। ड्रिप चोकिंग में कह रहे हो या फिर कैसे कह रहे हो? जो पॉइंट निकलते हैं ना जहाँ से स्प्रिंग देता है, खासतौर पे ये जो अपर सरफेस में लगे हैं, उनके लिए पूछ रहा हूं। हाँ, तो उसके लिए जो है ना गौमूत्र का कर सकते हो। वो ना जुगाड़ है भाई, 1-2 पाइप है ना ऐसे रख लो, बीच में से निकालते जाओ खींचते जाओ, ऐसा होता है। गौमूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा। हाँ, चौका फूटा वो हो जाता है। ठीक है। लास्ट सवाल था, हाँ, ये तुअर में हम काली मिट्टी है तो कितना हाइट का बेड बनाए? लगभग आपको 1.5 फीट की हाइट का बेड चाहिए होगा। लेयर में पपई की जगह ड्रम स्टिक लगा सकते हैं। तो जो पंछी और जानवर होते हैं, जो तुअर का लगा लिया आपने,
उसका क्या बचाव है जी, उसका क्या नुकसान है? पक्षियों के लिए तो देखो साउंड सिस्टम करना पड़ेगा सर, साउंड से ही वो मतलब भाग सकेंगे, है ना। और बाकी तो उनका और कोई या फिर काक भगोड़ा जो होते हैं हम लोग बनाते हैं, उनसे भी कर सकते हैं, होता है वो गन बनाते हैं, वो भी साउंड से ही भगा सकते हैं उन्हें भी। होती ना वो प्लास्टिक वो भी चल जाएगा, वो फिर साउंड करना पड़ेगा, साउंड। बाद में लाइट कार्बन पाउडर से साउंड से करना पड़ता है, साउंड से भागते हैं जानवर, उसी से भगाना पड़ेगा।